हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स भाई। तो आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हेयर प्लांट का पार्ट 3। इसमें पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। हम लोग ने पार्ट 2 में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन वो प्रोडक्ट क्या था? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था एटीपी एंड एनएडीपीएच। लाइट रिएक्शन क्या था? वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था। ठीक है, तो क्या उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या था? फाइनल प्रोडक्ट था एटीपी एंड एनएडीपीएच। जो लाइट रिएक्शन था उसमें हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे, उसमें का जो लास्ट टॉपिक है वो बच गया था, उसको अभी पढ़ लेते हैं। कौन सा टॉपिक था? कीमियो हाइपोथेसिस। ठीक है, कीमियो हाइपोथेसिस बच गया था, उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग का डार्क रिएक्शन। सबसे पहले 5 से 10 मिनट में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक? कीमियो हाइपोथेसिस। देख लेते हैं सबसे पहले कीमियो ऑस्मोटिक केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसको पहले देख लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना डार्क रिएक्शन को। हाइपोथेसिस। कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, मतलब इसमें क्या बताया गया है, समझो ध्यान से। हम लोग ने लेक्चर 2 में, मतलब पार्ट 2 में पढ़े हैं, तो क्या पढ़े थे? पूरा थैलाकोइड का मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था कि उसमें क्या कौन कौन सा होता है। तो मैं फटाक से आपको मैं मतलब फिर से बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। ठीक है, आपका एक बार फिर से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, जो पढ़े हैं वो फिर से पार्ट 2 का पूरा इसमें रिविजन हो जाएगा। जल्दी से बनाते हैं उसको। देखो, ये है थैलाकोइड का मेम्ब्रेन। ठीक, ये क्या है? ये सीधा मैं थैलाकोइड का मेम्ब्रेन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन नहीं बता रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट आपको मैं क्या बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको। तो ये क्या है? थैलाकोइड का मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम। इस सब बेसिक बात को मैं पार्ट 2 में बता चुका हूँ। जो लेक्चर मेरे देखे हैं पार्ट 2 का, वो सबको पता होगा। ये क्या है? फोटो सिस्टम है। ठीक है, फोटो सिस्टम कहाँ है? थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर है। ये है pH2 और ये है pH1। pH2 जो होता है, ये कितने वेवलेंथ तक लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है? ये P68 बोलते हैं इसको। कितना? P680 बोलते हैं इतना वेवलेंथ तक लाइट तक अगर इतना वेवलेंथ का लाइट है वो 680 तक, तो इसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है। कौन? pH2। pH1 क्या है? pH1 मतलब अगर लाइट P700 तक। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका रिएक्शन सेंटर होता है P700, जो 700 नैनोमीटर तक जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको ये कैप्चर कर सकता है। ये है pH2 और ये है pH1। pH2 क्या है? P68 और pH1 है P700। यही नाम है इसका, रिएक्शन सेंटर का नाम है ये, कन्फ्यूज मत होना। अब देखो क्या हो रहा था इसमें, क्या मतलब इसका जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता था, ठीक है, जब इसमें सनलाइट आएगा तो क्या होगा? सनलाइट आएगा तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है pH2 का, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट वही हो जाए। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट होगा। और कौन पकड़ लेगा इस इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है। यहाँ कौन बैठा है? यहाँ बैठा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पर कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा है, जो क्या करेगा? जब इसका जो pH2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जब pH2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तब क्या होगा? सब इस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा, पकड़ लेगा। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच गया, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? अब वो इलेक्ट्रॉन आएगा किसके पास? PQ के पास। PQ क्या है मैं बताऊंगा आपको। फिर PQ के पास, फिर PQ किसको देगा? फिर वो देगा SYT P6F। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? साइटोक्रोम्स। ठीक है, फिर उसके बाद किसको देगा? उसके बाद वो देगा वो PC को। PC फिर किसको देगा? PS1 को। तो कैसा होगा, ध्यान से समझना आप क्या क्या हो रहा है इस पर। ठीक है, मैं अगर आप पार्ट 2 देखे होंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ आएगा। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में पूरा। पार्ट 2 में आपको पूरी डिटेल में पढ़ाया हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख लो, फिर इसको देखना। तो ध्यान से देखो, अब क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया? वो इलेक्ट्रॉन पहुँच गया PQ के पास। अब PQ मतलब क्या है? ये है। ठीक है, PQ के पास पहुँच गया इलेक्ट्रॉन। PQ के पास पहुँचने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा? उसके बाद पहुँचा वो CYT। ये क्या है? साइटोक्रोम्स। ठीक है, ये क्या है? साइटोक्रोम्स। PQ क्या है? प्लास्टोक्विनोन। ध्यान से सुनना,
PQ क्या है? PQ है प्लास्टोक्विनोन CYT-B6F। ये नाम है किसका? साइटोक्रोम्स का। ये क्या है? साइटोक्रोम्स है। और PC क्या है? प्लास्टोक्रोम है। ठीक है, क्या है? प्लास्टोसैनिन है। PC क्या है? PC प्लास्टोसैनिन। और PQ क्या है? प्लास्टोक्विनिन। ये सब पता है आपको, जो देखे होंगे लेक्चर। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पहुंच गया किसके पास? PS1 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अब जब PS1 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है, ये क्या करेगा? जब इसको भी सनलाइट का इंटेंसिटी मिलेगा, तब ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट पर करेगा। इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक्साइट। ठीक है, इसका जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो क्या होगा? ये किसको देगा? ये देगा इलेक्ट्रॉन FD को। FD क्या है? फेरोडॉक्सिन। ठीक है, FD क्या है? फेरोडॉक्सिन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पहुँच गया? इलेक्ट्रॉन पहुँच गया है अब फेरोडॉक्सिन के पास। अब फेरोडॉक्सिन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बनाएगा। किसको देगा इलेक्ट्रॉन? फेरोडॉक्सिन है, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन देगा NADP को। NADP को। ठीक है, जो फेरोडॉक्सिन है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? NADP को देगा। फिर NADP क्या करेगा? NADP H+ का यूज़ करके क्या फॉर्म करेगा? NADPH। कैसे? क्या देखो ध्यान से। जो फेरोडॉक्सिन था इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? फेरोडॉक्सिन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया NADP को। फेरोडॉक्सिन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? फेरोडॉक्सिन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया NADP को। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है? अब जो इलेक्ट्रॉन है अब किसके पास आ गया है? NADP के पास आ गया है। जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास आ गया है? अब जो इलेक्ट्रॉन है वो आ गया है NADP के पास। अब NADP क्या करेगा? जो स्ट्रोमा है, ठीक है, ये तो थैलाकोइड है। जो मैं आपको मेम्ब्रेन बताया थैलाकोइड है, इसके बाहर में क्या है? मेम्ब्रेन है। ये क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन है। और ये पूरा स्पेस को क्या बोलेंगे? स्पेस कौन सा स्पेस है? इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। ठीक है, जो स्पेस दिख रहा है क्या है? ये है स्ट्रोमा। अब जो स्ट्रोमा में, अब स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में H+ है। ठीक है, प्रोटॉन्स हैं। अब प्रोटॉन्स को H+ को कौन लेगा? NADP यूज़ करेगा। जो स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स है, ध्यान से सुनना, जो स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स है H+ है, उसको NADP यूज़ करेगा। स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन्स है उसको कौन यूज़ करेगा? NADP यूज़ करके क्या फॉर्म करेगा? NADPH। समझ गए बात को? क्या फॉर्म करेगा यूज़ करके? ये H+ को यूज़ करके क्या फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा NADPH। NADPH। समझ गए कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है NADPH? तो समझ गए होगा आपको कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले जो PH2 है, इसका जो सनलाइट का कैपेसिटी है, वेवलेंथ कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन का, लाइट एब्जॉर्प्शन कितना है? P680 है। ठीक है, एक P680 तक लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। सबसे पहले इसका सनलाइट मिला इसको, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइट। क्या हो गया? इसका PH2 का इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइट। जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो इलेक्ट्रॉन कौन पकड़ेगा इसको? जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा PH2 का, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसको देगा इलेक्ट्रॉन? वो इलेक्ट्रॉन देगा PQ को। PQ क्या है? प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपना इलेक्ट्रॉन देगा PQ को। PQ क्या है? प्लास्टोक्विनोन। फिर PQ किसको देगा? साइटोक्रोम्स को देगा। साइटोक्रोम्स किसको देगा? साइटोक्रोम्स देगा PC को। PC क्या है? प्लास्टोसैनिन। अब प्लास्टोसैनिन इलेक्ट्रॉन देगा किसको? अब जो प्लास्टोसैनिन है वो इलेक्ट्रॉन देगा किसको? वो इलेक्ट्रॉन देगा PS1 को। किसको इलेक्ट्रॉन देगा? इलेक्ट्रॉन देगा PS1 को। और जब इसका भी जो इस PS1 का भी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा प्राइमरी एक्सेप्टर को। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसको देगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा अपना किसको? प्राइमरी एक्सेप्टर को। फिर प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन किसको देगा? किसको देगा? फेरोडॉक्सिन को। अब इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये फेरोडॉक्सिन को। मतलब सेम इसके जैसे हो रहा है। जब प्राइमरी एक्सेप्टर अब इलेक्ट्रॉन किसको दिया? फेरोडॉक्सिन को। अब जो फेरोडॉक्सिन है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? NADP को। किसको इलेक्ट्रॉन देगा? अब जो फेरोडॉक्सिन है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? फेरोडॉक्सिन अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये देगा NADP को। और NADP, ध्यान से सुनना, जो NADP है ये अपना स्ट्रोमा से H+ यूज करके क्या फॉर्म करेगा? NADPH।
स्ट्रोमा में जो H+ प्रोटॉन्स है उसको यूज़ करके फॉर्म करेगा NADPH। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिसको हम लोग पूरा इसको पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसी मतलब हम लोग इसी प्रोसेस पूरा देख रहे थे किसमें, ये पूरा प्रोसेस किसका है, ये पूरा प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का, ये लाइट रिएक्शन का है। इस पर मत जाना भी, ठीक है, इस पर मत जाना। ये क्या है अभी, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, यह है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन खाली एक ही टॉपिक बचा था उसे मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग डार्क रिएक्शन। तो देखो, अब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन PH2 मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है भाई, यदि कुछ दे रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है वाटर का स्प्लिटिंग। क्या हो रहा है इसमें, ल्यूमेन के इसके थैलाकॉइड का जो ल्यूमेन है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है। वाटर का स्प्लिटिंग जो हो रहा है इसमें, इससे जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जो वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, तो इससे क्या बन रहा है, जब वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है तो इससे क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन बन रहा है। तो यही इलेक्ट्रॉन जा रहा है PH2 के पास, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, यही इलेक्ट्रॉन जा रहा है PH2 के पास, समझ गए। फिर PH2 अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है। तो ऐसी पूरा प्रोसेस है जो होता है किसमें, लाइट रिएक्शन में, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझ के बाद क्या बोलते हैं इसको, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक क्यों, क्योंकि एक बार जो इलेक्ट्रॉन गया, एक बार जो भी इलेक्ट्रॉन गया वो वापस नहीं आ रहा है। समझ रहे बात को, एक बार जो PH2 का जो इलेक्ट्रॉन एक बार एक्साइट हुआ है, फिर से वो इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ क्या यूज हो जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन बन जा रहा है, प्रोडक्ट बन जा रहा है क्या, NADPH। साइक्लिक किसको बोलेंगे, वही जो साइकिल में बार रिपीट होता है बार बार, उसी को साइक्लिक बोलते हैं। ये नॉन साइक्लिक है, इसी साइकिल जैसे नहीं चल रहा है पूरा, एक बार इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वापस नहीं आ रहा है, इसी को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब क्या होगा देखो, जो H+ आयन है, ठीक है, H+ आयन कहाँ जाएगा भाई, तो वहीं पर रहेगा। सो पूरा जो H+ आयन है ये यहीं भरता रहेगा, यही मतलब ल्यूमन में रहेगा, किसके, थैलाकॉइड के, ठीक है। थैलाकॉइड में क्या होगा, थैलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन पर H+ आयन प्रोटॉन्स बहुत भर जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जब जब वाटर का स्प्लिट होगा। अब ध्यान से सुनना, जब जब वाटर का स्प्लिट होगा, जब 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 वाटर स्प्लिट करेगा, ठीक है, जब जब वाटर स्प्लिट करेगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनेगा प्रोटॉन्स। एक क्या है, H+ हाइड्रोजन आयन्स बनेंगे, ठीक है। सो जब जब वाटर का स्प्लिटिंग होगा तो क्या फॉर्म होंगे, एक तो बनेगा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हो कहाँ चल देगा, PH2 के पास चल देगा भाई, ठीक है। जब वाटर का स्प्लिटिंग होगा, जो इलेक्ट्रॉन से पहुंच जाएगा PH2 के पास, लेकिन H+ कहाँ जाएगा, H+ हाइड्रोजन आयंस प्रोटॉन्स कहाँ जाएंगे, ये कहाँ रहते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन पर रहते हैं, ठीक है, थैलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन पर रहते हैं। जो H+ है, ठीक है, प्रोटॉन्स है, ये कहाँ रहेगा, जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं ल्यूमेन के इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। थैलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन पर रहते हैं ल्यूमेन में, कौन, H+। सो अब देखो ध्यान से, अब आप मैं आपको बताऊंगा क्या बताऊंगा अब, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब बताएंगे, मैं बताऊंगा कि केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, इसमें क्या बोलना चाह रहा है। इसमें आपको बताया गया है किसका, प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है, मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट किस किस वजह से होता है उसको बताया गया है कि केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में आपको क्या बताया गया है कि प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन है, रीजन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, उसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में बताया गया है ग्रेडियंट के बारे में, किसके बारे में, ग्रेडियंट, प्रोटोन के ग्रेडियंट में, कैसे प्रोटोन का ग्रेडियंट हो रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन थैलाकॉइड में कैसे हो रहे हैं उसको आप बताया गया है। तो देखो उसके मेन 3 कारण है, 3 रीजन्स है, ठीक है। केमियो ऑस्मोटिक मतलब हाइपोथेसिस में प्रोटोन ग्रेडियंट का 3 में रीजन्स है, प्रोटोन ग्रेडियंट का 3 में रीजन्स है। सबसे पहला रीजन क्या है, सब ध्यान समझो, सबसे पहला रीजन है जो मैं आपको बताया अभी, वाटर का स्प्लिटिंग। प्रोटोन ग्रेडियंट का सबसे पहला रीजन है क्या, वाटर का स्प्लिटिंग। जब वाटर का स्प्लिट होगा, ठीक है, जब वाटर का स्प्लिट होगा तो इनर मेम्ब्रेन पर क्या होगा, प्रोटोन से जो प्रोटोन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को, जब वाटर का स्प्लिटिंग होगा, हर स्प्लिटिंग में वाटर क्या होगा, H+ आयन क्या हो रहा है, H+ हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहे हैं। तो हर
स्प्लिटिंग में वाटर का क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा कहाँ, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में। ये था पहला प्रोटोन ग्रेडियंट। ये क्या है, सबसे पहला प्रोटोन ग्रेडियंट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के चलते क्या हो रहा है, ग्रेडियंट में चेंज हो रहा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है और बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जा रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के चलते हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रोटोन ग्रेडियंट। अब देखो सेकंड, ठीक है, अब क्या देखो, अब देखो सेकंड, सेकंड वजह है जब NADPH, सेकंड क्या है, NADPH, NADPH द NADPH फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जब NADPH फॉर्म हो रहा है तो क्या यूज़ कर रहा है, जब NADP जो है, NADP एच प्लस हाइड्रोजन आयन्स यूज़ कर रहा है। जो NADP है, जब NADPH फॉर्म हो रहा है, ठीक है, NADP से NADPH फॉर्म हो रहा है, सो जो NADP है, जो NADP है ये क्या यूज़ कर रहा है, हाइड्रोजन को यूज़ कर रहा है, H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन्स को यूज़ कर रहा है। NADP हाइड्रोजन आयन्स को यूज़ कर रहा है, सो कहाँ से हाइड्रोजन आयन्स को यूज़ कर रहा है, ये हाइड्रोजन आयन्स को यूज़ कर रहा है फ्रॉम स्टोमा से। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन को यूज़ करेगा स्टोमा से, तो स्टोमा में क्या होगा, लोअर उसको कॉन्सेंट्रेशन, फिर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, फिर से डिक्रीज होगा। पहले से ही जो बाहर आउटर मेम्ब्रेन है स्टोमा में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, फिर से मतलब वही कॉन्सेंट्रेशन फिर से वहाँ से जो H प्लस उसको स्टोमा का जो H प्लस है उसको यूज़ कर रहा है NADP, और क्या फॉर्म कर रहा है, NADPH। तो इससे भी क्या हो रहा है, इससे भी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो ग्रेडियंट है प्रोटोन का, इसमें भी इफेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जो प्रोटोन ग्रेडियंट है ये भी रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए। तो मेन मैं आपको दो रीजन बताया हूँ। सबसे पहला रीजन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जब वाटर का स्प्लिट हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्रोटोन ग्रेडियंट हो रहा है। सेकंड रीजन क्या है, जब NADP के, ठीक है, जब NADP से क्या फॉर्म हो रहा है, NADPH, जब NADP से फॉर्म हो रहा है NADPH, तब भी क्या, जब, ठीक है, NADP से फॉर्म हो रहा है NADPH, तब भी क्या हो रहा है, प्रोटोन ग्रेडियंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, NADP क्या यूज़ कर रहा है, H प्लस यूज़ कर रहा है, हाइड्रोजन आयन्स यूज़ कर रहा है, किससे कर रहा है, वो हाइड्रोजन आयन यूज़ कर रहा है स्टोमा से, उसी लिए क्या हो रहा है, प्रोटोन ग्रेडियंट हो रहा है। ये था सेकंड रीजन। अब थर्ड रीजन क्या है, देखो थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन क्या होगा, अब सबसे मतलब बाहर मतलब स्टोमा में जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पर मतलब स्टोमा में क्या है, हाइड्रोजन प्रोटोन का जो ग्रेडियंट है, जो प्रोटोन का ग्रेडियंट है वो लो ग्रेडियंट है, और बाहर अंदर थैलाकोइड के इनर मेम्ब्रेन में, थैलाकोइड के इनर मेम्ब्रेन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें एच वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है तो H प्लस आयन बन रहा है, हाइड्रोजन आयन बन रहा है। तब क्या होगा, देखो यहाँ पर बहुत सारे मतलब इनर मेम्ब्रेन पर क्या होंगे, बहुत सारे H प्लस आयन बन जाएंगे। ठीक है, H प्लस आयन बन जाएंगे, तब क्या होगा, अब ये बाहर जाएंगे। जब ये बाहर जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रोटीन का फनल होता है, ठीक है, मतलब एक चैम्बर होता है जिससे बाहर जाते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं F0F। ठीक है, F0F1। ये क्या है, ये है F0 और ये है F1। इसमें से क्या निकलता है, इसमें से H प्लस निकलते हैं, इसमें से क्या निकलते हैं, H प्लस आयन निकलते हैं। ठीक है, इस फनल से इसको बोलते हैं ATP सिंथेस, ATP सिंथेस, इसे ATP सिंथेस बोलते हैं। इससे क्या होता है, इससे H प्लस आयन है जो हाइड्रोजन आयन है यहाँ से बाहर निकलते हैं। जो हाइड्रोजन आयन है ये ATP सिंथेस से बाहर निकलते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं ATP। क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं ATP। ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करते हैं ATP। समझ गया। तो ATP कैसे बनता है। अब देखो थर्ड मतलब जो रीजन था प्रोटोन ग्रेडियंट का, ठीक है, थर्ड रीजन किसका, प्रोटोन ग्रेडियंट का। उसको देखो थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन है उसका, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस पूरा जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जो इसमें PQ फिर साइटोक्रोम्स फिर PC में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या बोलते हैं, ETC। ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, किस कहाँ कहाँ से हो रहा है, PQ से हो रहा है, CYT मतलब साइटोक्रोम्स, फिर हो रहा है PC में, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो क्या होगा, देखो ये जो PQ है, ये PQ क्या करता है, बाहर में जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है,
बाहर बाहर में जो हाइड्रोजन आयन है एपीक्यू उसको अंदर लेके आता है। किसके अंदर लेके आएगा? थैलाकोइड इनर मेम्ब्रेन के अंदर लेके आएगा। ठीक है, किसके अंदर लेके आएगा? थैलाकोइड के इनर मेम्ब्रेन के अंदर लेके आएगा किसको? H प्लस आयन को। जो पीक्यू है, जो पीक्यू है क्या करता है? बाहर में जो H प्लस आयन है, ठीक है, आउटर साइड में जो H प्लस आयन है उसको क्या करता है? अंदर लेके आता है। ठीक है, अंदर लेके आता है। किसके अंदर लेके आता है? वो अंदर लेके आता है थैलाकोइड के इनर मेम्ब्रेन में। किसके अंदर? थैलाकोइड के इनर मेम्ब्रेन में। तो इससे भी क्या हो रहा है? इससे भी इसमें क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? प्रोटॉन का ग्रेडियंट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। तो इससे क्या क्या बोलेंगे इसको? इसमें प्रोटॉन का ग्रेडियंट हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? प्रोटॉन का ग्रेडियंट हो रहा है। मैं आपको तो टोटल मतलब 3 रीजन्स बताया हूँ। किसका? प्रोटॉन ग्रेडियंट का। कितना रीजन बताया? टोटल मैं आपको 3 रीजन्स बताया हूँ प्रोटॉन ग्रेडियंट का। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सबसे पहला जो प्रोटॉन ग्रेडियंट का रीजन है, सबसे पहला है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फिर सेकंड क्या है? सेकंड जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, सेकंड रीजन क्या है? सेकंड है जब NADP से NADPH बन रहा है। जब NADP से NADPH बन रहा है तब भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो H प्लस आयन है, इसका भी क्या हो रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट हो रहा है। समझ गए? और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि कौन सा है? ये है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तब तब जो पीक्यू क्या करता है? पीक्यू जो आउटसाइड H प्लस हाइड्रोजन आयन से उसको अंदर लेकर आता है। तो इससे भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है उसमें प्रोटॉन का ग्रेडियंट हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसमें सब चीज़ में, तीनों में क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा, बाहर कंसंट्रेशन कम, उसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। यही आपका क्या है? यही है, इसी को बोलते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को बोलते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। सो आप क्लियर हो कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं? आपको आज समझ आ गया होगी कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, किसको बोलते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्लियर? ये मैं आपको मतलब अगले लेक्चर मतलब वो पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब बताऊंगा, बोल रहा था, लेकिन मतलब उस लेक्चर का जो लेंथ है बहुत लंबा हो गया, तो इसलिए मैं उसको जल्दी जल्दी में मैं चक्कर में भूल गया था। उसलिए मैं अभी इस लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लिया हूँ। किसको? किमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो इसको आप टाक से लिख लो। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अब डार्क रिएक्शन। तो उसको जल्दी से लिख लो, फिर स्टार्ट करेंगे अब डार्क रिएक्शन। सो अब स्टार्ट करेंगे, देखेंगे अब डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बहुत पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। आप मेरे को बताओ कि लाइट रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या है? लाइट रिएक्शन में बन क्या रहा है? क्या क्या बन रहा है इसमें? 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं मेन मेन। कौन कौन से प्रोडक्ट बताओ उसको फटाक से। लाइट रिएक्शन में क्या बन रहा है? लाइट रिएक्शन में क्या बन रहा है? फटाक से बताओ जी। अब देखते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन पढ़ चुके हैं, सो आप देखेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में बहुत लोग को कन्फ्यूजन है। किस बात का कन्फ्यूजन है? कि डार्क रिएक्शन मतलब ये अंधेरे में होगा। नहीं, नहीं गाइस, इसमें मतलब अंधेरे में नहीं होगा। ये डार्क रिएक्शन का मतलब है ये अंधेरे में नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो मिसनोमर है। मिसनोमर क्या है? मिसनोमर ये है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है मतलब कि अंधेरे में होगा। ऐसा नहीं है। इस डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से समझना। डार्क रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होता। ठीक है, जो डार्क रिएक्शन है ये सनलाइट पर डिपेंड नहीं होता। डार्क रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। डार्क रिएक्शन सनलाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन उसके प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होता है। क्या बोला? ध्यान से सुनो। जो डार्क रिएक्शन है, जो डार्क रिएक्शन है ये सनलाइट पर डिपेंडेंट नहीं रहता। मतलब सनलाइट से मतलब क्या होगा? ये सनलाइट से डिपेंडेंट नहीं रहता। मतलब सनलाइट होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा इससे। तो किससे होगा? जो सनलाइट से प्रोडक्ट बनेगा, जो सनलाइट से प्रोडक्ट बन रहा है उस पर डिपेंडेंट है। उससे उससे जो सनलाइट से प्रोडक्ट बनेगा वही उसी से क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा। मतलब जो प्रोडक्ट किससे बन, अभी जो हम लोग लाइट रिएक्शन में देखे हैं, अभी लाइट रिएक्शन में क्या देखे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा था? लाइट रिएक्शन में क्या बन रहा था? ATP बन रहा है और NADPH और प्लस वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बाहर रिलीज हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। लेकिन जो ATP है और NADPH है, जो ATP है और NADPH है, उससे क्या बनेगा? उसमें क्या होगा? उसमें डार्क रिएक्शन होगा। ठीक है,
एटीपी और एनएडीपीएच में क्या होगा, एटीपी एंड एनएडीपीएच में होगा डायरेक्ट रिएक्शन और बनेगा फूड, जिसको आप बोलते हो शुगर। समझे बात को? उसी लिए इसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए खाली नाम रखा गया है डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। लेकिन बहुत लोग को बात मन में क्या है, बहुत लोग क्या सोचते हैं, मिस नंबर है। मिस नंबर मतलब गलत सोचते हैं कि जो डार्क रिएक्शन ये अंधेरे में होगा। नहीं, डार्क रिएक्शन अंधेरे में नहीं होगा, मतलब ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में नहीं होगा, मतलब ये सनलाइट के पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। बात समझे? उसके प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है। क्या? उसके जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंडेंट है डार्क रिएक्शन। आज बात समझ गए कि क्यों, मतलब मेन डिफरेंस क्या है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना, जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बना है, उसी प्रोडक्ट से क्या बनेगा, क्या बनेगा, डार्क रिएक्शन होगा। उसी में क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा और फूड बनेगा, या शुगर बोलते हो आप। समझ गए बात को? तो इसमें क्या होगा, अब देखो जो लाइट रिएक्शन है उसमें क्या बना है, लाइट रिएक्शन में हम लोग के पास क्या बना है, एक बना है एटीपी और बना है एटीपी प्लस एनएडीपीएच, एनएडीपीएच। सो एटीपी और एनएडीपीएस का यूज़ करके हम लोग डार्क रिएक्शन में क्या बनाएंगे, एटीपी और एनएडीपीएस का यूज़ करके डार्क रिएक्शन में बनेगा फूड, जिसको बोलते हैं शुगर। ठीक है, इसको मोर एक्यूरेटली क्या बोलते हैं, शुगर। ठीक है। सो डार्क रिएक्शन में क्या होगा समझो, एटीपी और एनएडीपीएच। ठीक है, एटीपी और एनएडीपीएस का यूज़ करके इसमें क्या बनाएंगे, एटीपी और एनएडीपीएस का यूज़ करके बनेगा इसमें शुगर। ठीक है, इसी को बोलते हैं बायोसिंथेटिक, क्या बोलते हैं इसको, बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक। समझ गए? इसको क्यों बोलते हैं बायोसिंथेटिक, क्योंकि इसका जो रिएक्शन है, ठीक है, वो किस पर कैसा हो रहा है, जो एटीपी है एनएडीपीएच, एटीपी और एनएडीपीएच का यूज़ करके क्या फॉर्म हो रहा है, शुगर बन रहा है, मतलब फूड। उसको क्या बोल रहे हैं, बायोसिंथेटिक। समझ गए? यही इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, बायोसिंथेटिक फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेस। सो आपको कोई पूछेगा तो बायोसिंथेटिक फेस क्या है, उसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे बायोसिंथेटिक फेस ऐसा फेस है जिसमें क्या हो रहा है, एटीपी और एनएडीपीएच। ठीक है, क्या एटीपी और एनएडीपीएच यूज़ करके क्या फॉर्म हो रहा है, एटीपी और एनएडीपीएच यूज़ करके क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। उसी को बोलते हैं बायोसिंथेटिक। उसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बायोसिंथेटिक, जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच का यूज़ करके क्या फॉर्म हो रहा है, एटीपी और एनएडीपीएच का यूज़ करके बन रहा है शुगर। समझ आ गया आपको? ये क्या है, ये डार्क रिएक्शन है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, केल्विन साइकिल। अब पढ़ेंगे कैनविल साइकिल क्या है। केल्विन साइकिल में देखो आप क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले समझो, अब क्या स्टार्ट करेंगे, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले देखो, केल्विन साइकिल इसको किसने दिया था, केल्विन साइकिल को दिया था बाई मेल्विन केल्विन। कौन दिए थे, मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन में दिया था केल्विन साइकिल को। ठीक है, उसलिए इसका नाम से ये पता चल जा रहा है आपको। मैं इसको कौन दिया था, केल्विन साइकिल को किसने दिया था, केल्विन साइकिल को दिया था मेल्विन केल्विन ने। ठीक है, मेल्विन केल्विन एक नाम है जो क्या दिए थे, जो दिए थे केल्विन साइकिल को। इसमें क्या हुआ था, इसमें कैसे दिया था इसको ध्यान से समझो। हम लोग एक प्रोडक्ट को जानते हैं, ठीक है, एक रिएक्शन जानते हैं, सब लोग जानते हैं उसको, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट के प्रेजेंस पर बनाते हैं ये ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, और साथ में बनाते हैं ऑक्सीजन। ये सब लोग को पता है, ये रिएक्शन सब लोग पढ़े हैं। ठीक है, सो इसमें मतलब इन्होंने बोला कि जो साइंटिस्ट थे, कौन, मेल्विन केल्विन थे, वो बोले कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्सेशन हो रहा है ग्लूकोज में, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है ग्लूकोज में, तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो फर्स्ट प्रोडक्ट हो क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या एक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है ग्लूकोज। तो इसका मतलब सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होगा, इन्होंने बोला कि इसका सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या क्या होगा, सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इन्होंने क्या किया था, देखो जो मेल्विन केल्विन थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिया था रेडियो एक्टिव कार्बन 14। ठीक है, मेल्विन केल्विन ने कैसे पता किया, ध्यान से देखो, इन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव कार्बन 14। मेल्विन केल्विन में क्या लिया, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 लिया, और इसको किसमें डाला, इसको किया इंजर्ट एल्गल फोटोसिंथेसिस में। किसमें, एल्गल फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में। सो मेल्विन केल्विन ने क्या किया, मेल्विन केल्विन ने क्या किया, देखो ध्यान से, मेल्विन केल्विन ने लिया रेडियो एक्टिव कार्बन 14। क्या लिया, रेडियो एक्टिव कार्बन 14, और उसको किस में किया, उसको किस में देखा, उसको देखा एल्गल फोटोसिंथेसिस प्लांट में। किस फॉर्म में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लिया। ठीक है, ऐसी फॉर्म में इसको किस किस पर इंजेक्ट किया, एल्गल फोटोसिंथेसिस के प्लांट पर इसको इंजेक्ट किया, और देखा कि मतलब क्या प्रोडक्ट है जो सबसे पहले फॉर्म होता है। रेडियो एक्टिव मतलब क्या होता है, रेडियो एक्टिव एक ट्रेसर है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है किस लेवल पर। ठीक है, उसी लिए क्या लिया साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन ने लिया रेडियो एक्टिव कार्बन 14। क्या लिया, रेडियो एक्टिव कार्बन 14, जिससे पता चल सके कि कौन सा कंपाउंड है जो पहले आया है, पहले ऐड हुआ है बोल के। ठीक है, हर कंपाउंड का इसमें हम लोग कंपोजिशन पता कर सकते हैं। सो ये क्या है, रेडियो एक्टिव में सिर्फ 14 सबसे पहले किस में किया इसको टेस्ट, एल्गल फोटोसिंथेसिस में। किसमें, एल्गल फोटोसिंथेसिस में। तो क्या सबसे उससे तो देखो इससे क्या पता चला, इससे पता चला जो सबसे पहला कार्बन फिक्सेशन होता है। ठीक है, जो कार्बन का फिक्सेशन होता है इसका सबसे पहला प्रोसेस किसमें होता है, वो होता है ध्यान से, तो किसमें होता है, जिसको आप कभी न कभी नाम सुने होंगे, अगर पढ़ते हो तो देखो। सबसे पहला जिसका नाम है ग्लाइको ग्लाइको ग्लाइकोग्लाइसेरिक एसिड। ठीक है, ग्लाइकोग्लाइसेरिक एसिड। सो ग्लाइकोग्लाइसेरिक एसिड इस जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, जो इसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन का फिक्सेशन होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन का फिक्सेशन होता है। समझ गए, इसका नाम सॉरी ये नहीं रहेगा, इसका नाम होगा फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है ये, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। सॉरी वो गलती से मतलब क्या है इसका, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको 3 बोलते हैं, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये है, सॉरी वो मतलब गलती से हो गया था। तो देखो ध्यान से, जो पहला प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट क्या है, पहला प्रोडक्ट है 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। जब कार्बन का फिक्सेशन होगा तो पहला प्रोडक्ट बनेगा, जब कार्बन का फिक्सेशन होगा और पहला प्रोडक्ट बनेगा, उस पहला प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ये फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन है। जब कार्बन का फिक्सेशन होता है तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या आता है, सबसे पहला प्रोडक्ट आता है फोस्फोग्लिसरिक एसिड। पहला प्रोडक्ट क्या आता है, पहला प्रोडक्ट आएगा फोस्फोग्लिसरिक एसिड जब कार्बन का फिक्सेशन होगा। ठीक, तो मतलब उन्होंने और मतलब सर्च किया मैनी ईयर्स तक, उसके बाद पता चला कि सबसे पहला प्लांट में सबसे पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, सबसे पहला प्रोडक्ट आता है क्या, फोस्फोग्लिसरिक। लेकिन ये सब प्लांट में नहीं होता, कोई कोई प्लांट में और दूसरे भी मतलब जो इसका जो कोई कोई प्लांट में कोई और भी होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कोई कोई प्लांट में पहला प्रोडक्ट फोस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं होता। सब प्लांट में, ध्यान से सुनना, सब प्लांट में पहला प्रोडक्ट फोस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं होता। सब प्लांट में जो पहला प्रोडक्ट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट है, उसमें सब में क्या नहीं होता, फोस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं होता। कोई कोई में क्या होता है, कुछ प्लांट में होते हैं ऑक्जो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं C4
पाथवे या C4 साइकिल। ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी केल्विन साइकिल। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को C3 पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं C3 पाथवे। C3 पाथवे, C3 पाथवे। समझ गए बात को? तो ये था डिस्कवरी किसका? केल्विन साइकिल का। केल्विन का साइकिल कैसे डिस्कवर हुआ? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ। पहला प्रोडक्ट क्या था? पहला प्रोडक्ट आता है फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, पहला प्रोडक्ट आता है, क्या आता है? फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, उसे इसका नाम पड़ गया C3 साइकिल या C3 पाथवे। तो अब देखेंगे हम लोग केल्विन साइकिल, तो उसको लिख लो, फिर देखेंगे अब केल्विन साइकिल। सो आप देखेंगे केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी बोलते हैं। सो आप देखेंगे केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल, या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं C3 साइकिल। केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। सो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल में क्या होगा समझो अब। सबसे पहला स्टेप है इसका। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट करेगा? सो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है प्राइमरी एक्सेप्टर। सबसे पहला स्टेप क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमोस्फेयर में, इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा कौन? प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम है राइबोल्यूस, राइबोल्यूस। ठीक है, 1,5,1,5 बाई फॉस्फेट, बाई फॉस्फेट। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? राइबोल्यूस बाई फॉस्फेट, राइबोल्यूस 1,5 बाई फॉस्फेट। ठीक है, राइबोल्यूस, ये क्या है? राइबोल्यूस 1,5 बाई फॉस्फेट। समझ गए बात को? इसको बोलते हैं RUBP। क्या बोलते हैं इसको? RUBP। क्यों बोलते हैं इसको? ये क्या है? राइबोल्यूस 1,5 बाई फॉस्फेट। सो जो सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सेप्ट करेगा, जो लेगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर। उसका नाम क्या है? राइबोल्यूस 1,5 बाई फॉस्फेट। जो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसका नाम है राइबोल्यूस 1,5 बाई फॉस्फेट। इससे जो राइबोल्यूस 1,5 बाई फॉस्फेट है, ठीक है, जो राइबोल्यूस 1,5 बाई फॉस्फेट है, ये क्या है? ये कीटोस है, ये कीटोस शुगर है। कीटोस शुगर है जिसमें 5 कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कीटोस शुगर में 5 कार्बन के मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट थे। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है, जो कीटोस शुगर है, इस पर 5 मॉलिक्यूल्स कार्बन के पहले से ही प्रेजेंट थे। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तब क्या हो जाएगा? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। ठीक है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा, जब आएगा, तो क्या होगा? ये क्या कैसे बन जाएगा? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। जब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स बना, जब ये पूरा अनस्टेबल है, ये क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन गया कौन? ये ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या हो रहा है? जो राइबोल्यूस 1,5 बाई फॉस्फेट है, राइबोल्यूस 1,5 बाई फॉस्फेट है, ये कैसा है? ये है कीटोस शुगर जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, जिस पर क्या है?
5 कार्बन प्रेजेंट है पहले से। जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ने आया तो एक फिर से एक क्या होगा, एक कार्बन फिर से आ गया। तो कितना कार्बन होगा इसमें, 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल है, ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स एबोस का अनस्टेबल है, तो इसीलिए ब्रेक करता है। जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है ये ब्रेक करेगा और क्या फॉर्म करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा इसका, 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक ब्रेक होगा इसका। और क्या क्या फॉर्म होगा देखो, और फॉर्म होगा फोस्फोग्लिसरिक, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं फोस्फोग्लिसरिक, आपके एनसीईआरटी में लिखा है फोस्फोग्लिसरेट, वही है, मतलब कोई मतलब अलग नहीं है चीज़ वो, ठीक है। एक अब क्या फॉर्म होगा, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, वो क्या है, फोस्फोग्लिसरेट है, वही है, मतलब अलग उल्टा पुल्टा नहीं है, सेम है, मतलब उसी को क्या बोलते हैं, फोस्फोग्लिसरेट को फोस्फोग्लिसरिक एसिड। सो क्या हुआ, अब समझे ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आया प्राइमरी एक्सेप्टर में। सबसे पहले क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आया प्राइमरी एक्सेप्टर में। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। जो राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट इस पर क्या है, इसमें कीटोस है, जो इसमें 5 कार्बन के शुगर प्रेजेंट है, ठीक है, 5 कार्बन प्रेजेंट है। अब 5 कार्बन था, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो कैसा हो गया, ये 6 कार्बन हो गया। जब ये 6 कार्बन हुआ तो 6 कार्बन अनस्टेबल है, कैसा है, अनस्टेबल है, तो ये ब्रेक करेगा 2 मोल्स, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा और क्या फॉर्म करेगा, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर क्या फॉर्म करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करके फॉर्म करेगा फोस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर क्या फॉर्म करेगा, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोऑक्सिलेशन, कार्बोऑक्सिलेशन, ठीक है। सो कार्बोऑक्सिलेशन क्या है, जिसमें क्या हो रहा है, राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट से कन्वर्ट हो रहा है फोस्फोग्लिसरिक एसिड में या ग्लिसरेट में, क्लियर। इसको बोलते हैं कार्बोऑक्सिलेशन, कार्बोऑक्सिलेशन। अब देखो क्या होगा, जो फोस्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक है, जो फोस्फोग्लिसरिक है वो क्या है, एसिड है भाई। जो फोस्फोग्लिसरिक एसिड है ये एसिड है, इसका क्या होगा, इसका होगा रिडक्शन, इसका क्या होगा, इसका होगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, सब लोग को पता है, रिडक्शन में क्या होता है, जब एसिड का रिडक्शन होता है, सब लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा या पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, एसिड को कन्वर्ट करते हैं। जब एसिड का रिडक्शन होता है तो एसिड क्या फॉर्म करता है, एसिड का रिडक्शन, एसिड का जब रिडक्शन होता है तो ये बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है ये, एल्डिहाइड, ठीक है। ये सब लोग को पता है, बेसिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आता होगा, ठीक है। जब एसिड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। क्या फॉर्म होता है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जब जब एसिड का रिडक्शन होकर एल्डिहाइड फॉर्म होता है, वैसे ही जब इसका क्या होगा, फोस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होगा। एसिड है, इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होकर क्या फॉर्म होगा देखो, जब फोस्फोग्लिसरिक एसिड का फोस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होगा, फोस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होगा, तो क्या फॉर्म होगा, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन। रिडक्शन हो गया फोस्फोग्लिसरिक एसिड, रिडक्शन होगा, क्या फॉर्म होगा, इससे बनेगा ट्रायोस। क्या बनेगा इससे, इससे बनेगा ट्रायोस, ठीक है। इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा ट्रायोस बाइफॉस्फेट, बाई फॉस्फेट। सो आप समझ गए कि कैसे जब फोस्फोग्लिसरिक एसिड का, ठीक है, जब फोस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, तब फॉर्म होता है ट्रायोस फॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायोस फॉस्फेट। जब फोस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, फोस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होकर क्या बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट। क्या फॉर्म होगा, ट्रायोस फॉस्फेट फॉर्म होगा। इस पर कैसे होगा देखो, इस पर कैसे दो एटीपी, दो एटीपी और दो एनएडीपीएच खर्चा होगा, इसमें खर्चा होगा उसका, किसका खर्चा होगा, 2 एटीपी लगेगा और 2 एनएडीपीएच लगेगा। इसमें क्या लगेंगे, इसमें 2 एटीपी लगेंगे, इसमें लगेंगे 2 एटीपी,
ATP और टू NADPH और क्या फॉर्म होगा इससे, ADP और NADPH ये भी 2, ठीक है। सो क्या हो गया, आप क्या हो रहा है ध्यान समझो, फोस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन हो रहा है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन हो रहा है और फोस्फोग्लिसरिक एसिड रिडक्शन करके फॉर्म कर रहे हैं ट्रायोस फॉस्फेट। फोस्फोग्लिसरिक एसिड रिडक्शन करके फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रायोस फॉस्फेट। जो ट्रायोस फॉस्फेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसमें इसको फॉर्म होने में खर्चा हो रहा है, एनर्जी लग रहा है। 2 ATP मॉलिक्यूल्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है, 2 ATP का यूज़ हो रहा है। 2 ATP का यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स है, उसीलिए इसमें 2 ATP का यूज़ हो रहा है और 2 NADPH का। 2 मॉलिक्यूल्स है, उसीलिए इसमें 2 ATP और 2 NADPH का यूज़ हो रहा है। समझे बात को ये, कि कैसे फोस्फोग्लिसरिक एसिड से ट्राईफॉस्फेट बन रहा है, ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है। फोस्फोग्लिसरिक एसिड से कैसे क्या बन रहा है, ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा है। कैसे ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा है, किसका यूज़ करके, ATP और NADPH का यूज़ करके फॉर्म हो रहा है ट्रायोस फॉस्फेट। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आया। अब क्या होगा देखो, अब ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बनेंगे, ट्रायोस फॉस्फेट से बनेंगे अब ग्लूकोज बन सकता है, क्या बन सकता है, ये बन सकता है ग्लूकोज। ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बन सकते हैं, अब बन सकता है ग्लूकोज, ठीक है, और बन सकता है सक्रोज, और क्या बनेगा, सुक्रोज। सो ग्लूकोज सुक्रोज किससे बन सकता है, ट्रायोस और ट्रायोस फॉस्फेट से। समझ गए बात को, ग्लूकोज सुक्रोज ये सब चीज़ किससे बनेगा, ये सब चीज़ बन जाएगा किससे, ट्रायोस फॉस्फेट से। समझ गए, ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बनेगा, ग्लूकोज बन सकता है, सुक्रोज बन सकता है, ठीक है। सुक्रोज और ग्लूकोज किससे बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट से बन जाएगा। अब कुछ जो बच जाएगा, कुछ जो कोई भी बच जाएगा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कार्बन का मॉलिक्यूल्स, अब क्या होगा उसको देखो, उसका जो राइबोलोस बाइफॉस्फेट था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, वो कन्वर्ट हुआ सबसे पहले फोस्फोग्लिसरिक एसिड में, उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। फिर फोस्फोग्लिसरिक का क्या क्या हुआ, फोस्फोग्लिसरिक में से जो ट्रायोस फॉस्फेट बना उसका जो क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा, नहीं तो सुक्रोज बनेगा, ग्लूकोज या सुक्रोज। अब जो बच जाएगा वो किस में कन्वर्ट होगा, जो बढ़ जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, फिर से राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट में। जो बच जाएगा वो किस पर कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा राइबोलियोस 1,5 बाइफॉस्फेट। इसको बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रीजनरेशन, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन में क्या हो रहा है, फिर से क्या बन रहा है, फिर से फॉर्म हो रहा है राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। क्या फॉर्म हो रहा है, जो बच जा रहा है ग्लूकोज और सुक्रोज के बाद जो मॉलिक्यूल्स बच जा रहे हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, वो कन्वर्ट होंगे राइबोलियोस 1,5 बाइफॉस्फेट। किस पर कन्वर्ट होंगे, वो कन्वर्ट होंगे राइबोलियोस 1,5 बाइफॉस्फेट में। इसको इसमें क्या होगा, इसमें ATP का यूज होगा, इसमें क्या होगा, एक ATP का यूज होगा, एक ATP का यूज कर क्या फॉर्म होगा, NADPH, सॉरी ADP। इसमें ATP का यूज होगा, इसमें रीजनरेशन में क्या होगा, ATP का यूज होगा, एक ATP का यूज करके फॉर्म करेगा NADP। रीजनरेशन में एक ATP का यूज होगा, एक ATP का यूज करके फॉर्म होगा NADP, ठीक है। इसमें क्या फॉर्म होगा, एक ATP का यूज करके फॉर्म होगा NADP, सॉरी NADP बोल रहा हूँ मैं बार, ATP का यूज करके फॉर्म होगा ATP का यूज करके क्या बनेगा, ADP बनेगा, इतना समझ लो, ATP का यूज करके ADP बनेगा, ठीक है। तो ये था क्या, केल्विन साइकिल, इसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। सो केल्विन साइकिल है, आपको आज समझ आ गया होगा अच्छे से, केल्विन साइकिल। अगर नया हो तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। सो केल्विन साइकिल में क्या हो रहा है आप ध्यान समझो, मैं आपको फिर से शुरू से मैं आपसे शुरू से आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट करेगा? प्राइमरी एक्सेप्टर। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर। पहला प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? प्राइमरी एक्सेप्टर है कौन है? प्राइमरी एक्सेप्टर रेबोल्यूस 1,5 बाइफॉस्फेट। प्राइमरी एक्सेप्टर है रेबोल्यूस 1,5 बाइफॉस्फेट। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया रेबोल्यूस 1,5 बाइफॉस्फेट। पहले जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आया था, जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आया था तो रेबोलोस बाइफॉस्फेट थे। ये कीटोस शुगर है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। जब 1 कार्बन आ गया, ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया तो कितना मोलिकुल्स बन गए? ये 6 कार्बन मोलिकुल्स बन गए। कैसे बन गए? 6 कार्बन मोलिकुल्स बन गए। कब बने? जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया। कौन एक्सेप्ट किया? रेबोल्यूस 1,5 बाइफॉस्फेट। समझ गए बात को? अब जो रेबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट है, इसका क्या होगा? इसका कार्बोक्सिलेशन होगा। रेबोल्यूस 1,5 बाइफॉस्फेट का क्या होगा? जिसका जो 6 मोलिकुल्स थे, 6, ठीक है, 6 कार्बन थे, वो 2 मोलिकुल्स में ब्रेक होंगे 3 कार्बन का। ऐसे समझो आप, पहले 6 कार्बन के मोलिकुल्स, एक कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये 5th कार्बन, ये 6th कार्बन। ठीक है, ये पहले कार्बन थे। ठीक, ये पहले कार्बन थे, आपस में अटैच थे। सो ये 2 मोलिकुल्स में ब्रेक होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? 2 मोलिकुल्स में ब्रेक होंगे 3 के पार्ट में। ये 2 मोलिकुल्स में ब्रेक होंगे, ये 2 मोलिकुल्स में ब्रेक होंगे। कैसे ब्रेक हुए देख समझे आप? 2 मोलिकुल्स, ये सिंगल मोलिकुल्स था 6 कार्बन का, वो 2 मोलिकुल्स में ब्रेक होगा। ठीक है, और 3 कार्बन का बनाएगा। ठीक है, 2 मोलिकुल्स में ब्रेक होकर क्या फॉर्म करेंगे? 3 कार्बन का फॉर्म करेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आया रेबोल्यूस 1,5 बाइफॉस्फेट में। ठीक है, उससे क्या हुआ? 6 कार्बन के मोलिकुल्स एक बने। फिर 6 कार्बन का जो मोलिकुल्स है वो ब्रेक करेगा 2 मोलिकुल्स में। उसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो क्या बनाएंगे ये? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यह फर्स्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन फिक्सेशन का सबसे पहला प्रोडक्ट है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं। जिसको भी क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। यहां तक समझ गए? अब फॉस्फोग्लिसरेट का क्या होगा? उसका होगा रिडक्शन। एसिड का जब रिडक्शन है होता है तो एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, जब भी एसिड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? एसिड का रिडक्शन होकर बनता है एल्डिहाइड। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका रिडक्शन होगा। तो इसमें क्या, किसका यूज होगा? इसमें यूज होगा एटीपी और एनएडीपी का। जब इसमें रिडक्शन होगा तब इसमें किसका यूज होगा? जब इसमें रिडक्शन होगा तो इसमें यूज होगा एटीपी और एनएडीपीएच। एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करके रिड्यूस होंगे और फॉर्म करेंगे ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक है, एटीपी और एनएडीपीएच रिड्यूस होगा। ठीक है, इसमें एटीपी और एनएडीपीएच का यूज होगा और क्या फॉर्म होगा? ये एटीपी है, इसका रिड्यूस होकर बनेगा एडीपी। एटीपी का रिड्यूस होकर बनेगा एडीपी और एनएडीपीएच का रिड्यूस होकर बनेगा एडीपी। मैं उसको एडीपीएच लिख देता, एच नहीं रहेगा, खाली क्या फॉर्म होगा? एनएडीपी बनेगा। ठीक है, सो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में क्या हो रहा है? एटीपी कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में और एनएडीपीएच यूज कन्वर्ट हो रहा है एनएडीपी में। उससे क्या फॉर्म हो रहा है? रिडक्शन में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होकर क्या फॉर्म हो रहा है? ट्रायोस फॉस्फेट। क्या बन रहा है? ट्रायोस फॉस्फेट। जो ट्रायोस फॉस्फेट से इससे क्या बनेगा? ग्लूकोज बन जाएगा या सुक्रोज बन जाएगा। ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बनेगा? ग्लूकोज या सुक्रोज बन जाएंगे। अब क्या होगा? जो भी बच जाएगा नेट, ठीक है, जो भी कार्बन मोलिकुल्स बच जाएगा वो किस में कन्वर्ट होगा? वो एटीपी से एक एटीपी लगेगा। एटीपी से किस में कन्वर्ट होगा? एटीपी से कन्वर्ट होगा एडीपी में। एटीपी से कन्वर्ट होगा एडीपी में। उस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या हो रहा है? एनर्जी का एडीपी का यूज हो रहा है और एडीपी बना रहा है और फिर से क्या हो जाएगा? वही साइकिल रिपीट हो रहा है। फिर से क्या हो रहा है? वही साइकिल रिपीट हो रहा है। तो आप समझ गए, इसी को बोलते हैं केल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं इसी को? केल्विन साइकिल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं?
केल्विन साइकिल। सो केल्विन साइकिल किसको बोलते हैं आप समझ गए होंगे। सो ध्यान से समझो अब क्या होगा। एक केल्विन से जब एक बार केल्विन साइकिल चलेगा, जब एक बार मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया है, खाली सिंगल एक ही कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, ठीक है। और उससे क्या बनेगा, एक ही ग्लूकोज क्या बनेगा, उससे खाली एक ही कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को फिक्स करेंगे, सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल्स को सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को फिक्स करेंगे तो एक ही साइकिल में एक ही कार्बन बनेगा, एक ही साइकिल में ग्लूकोज का एक ही कार्बन बनेगा। बात समझ रहे हो, समझ आया क्या बोला। केल्विन साइकिल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर क्या बना रहा है, सिंगल कार्बन बना रहा है, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर क्या बना रहा है, सिंगल ग्लूकोज का कार्बन बना रहा है। और ग्लूकोज के कार्बन में कितने मोलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज का कार्बन कितने मोलिक्यूल का होता है, 6 कार्बन मोलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज, ठीक है। कार्बन कैसा होता है ग्लूकोज में, C6 होता है ना, कार्बन में 6 मोलिक्यूल्स होते हैं। सो इसमें सिंगल कार्बन बनेगा, ठीक। एक साइकिल में क्या होगा, खाली एक साइकिल में एक ही कार्बन बनेगा, एक साइकिल में एक ही कार्बन बनेगा। तो उसके लिए हम लोग को C6 बनाने के लिए कितना साइकिल करना पड़ेगा, ठीक है। एक साइकिल में एक ही कार्बन बन रहा है तो मतलब 6 कार्बन बनाने के लिए कितना साइकिल करना पड़ेगा, 6 बार उसको साइकिल को चलाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। एक कार्बन के साइकिल में, एक केल्विन के साइकिल में, एक बार केल्विन के साइकिल में एक ही कार्बन बन रहा है, एक बार केल्विन के साइकिल में एक ही कार्बन बन रहा है। तो हम लोग को बनाना है 6 कार्बन। सिंपल बात है भाई, इस साइकिल को 6 बार चलाओ। एक कार्बन के साइकिल, एक केल्विन के साइकिल में एक ही कार्बन बन रहा है तो हम लोग को चाहिए कार्बन C6 चाहिए, मतलब 6 बार कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। तो इसको साइकिल को 6 बार चलाने से क्या बनेगा, C6 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, C6 बनेगा, मतलब ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल बनेंगे। जब इसको हम लोग साइकिल को 6 बार रिपीट करेंगे, केल्विन साइकिल को 6 बार रिपीट करेंगे तो 1 मोलिक्यूल ग्लूकोज को बनेगा। ये समझ लो, समझे। जब हम लोग इस साइकिल को कितने बार रिपीट करेंगे, 6 बार साइकिल को रिपीट करेंगे। कितने बार, अगर 6 साइकिल 6 बार साइकिल करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा 1 मोलिक्यूल्स ग्लूकोज का, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 1 मोलिक्यूल ग्लूकोज के फॉर्म होंगे। समझ गए बात को आप, ग्लूकोज का मोलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होगा। जब इस साइकिल केल्विन साइकिल को हम लोग 6 बार चलाएंगे तो एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल बनेगा। केल्विन साइकिल इसको 6 बार चलाने से एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल बन रहा है, समझ गए। और हर एक कार्बन डाइऑक्साइड को हर एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में कितना एनर्जी यूज हो रहा है, हर कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स को फिक्स करने में कितना एनर्जी यूज हो रहा है, कितना एटीपी यूज हो रहा है, कितना एटीपी यूज हो रहा है। सो यहाँ से 2 एटीपी यूज हो रहे हैं, यहाँ से 2 एटीपी यूज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 2 एटीपी यूज हो रहे हैं और यहाँ से 1 एटीपी। बात समझो। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको फिक्स करने में, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में मतलब इसको कार्बन बनाने में कितना एटीपी का यूज हो रहा है, इसमें टोटल 3 एटीपी का यूज हो रहा है। कितना एटीपी, 3 एटीपी का यूज हो रहा है। 2 एटीपी यहाँ यूज हो रहा है और 1 एटीपी यहाँ यूज हो रहा है। मतलब हम लिख सकते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने पर, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने पर कितने एटीपी यूज हो रहा है, 3 एटीपी यूज हो रहा है। टोटल कितने, टोटल 3 एटीपी यूज हो रहे हैं और 2 NADPH मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, 2 NADPH। समझे आप। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने में, एक कार्बन डाइऑक्साइड को मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने में 3 एटीपी यूज हो रहा है। एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने में 3 एटीपी यूज हो रहे हैं टोटल, और 2 NADPH यूज हो रहे हैं खाली एक ही कार्बन मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने में। जब हम इस साइकिल को जब एक केल्विन साइकिल को 6 बार चलाएंगे, ठीक है, जब इस केल्विन साइकिल को 6 बार चलाएंगे तो टोटल एनर्जी कितना यूज होगा, कितना एटीपी यूज होगा, कितना NADPH यूज होगा। तो देखो उसको, जब इस साइकिल को हम लोग, इस साइकिल है इसको हम लोग 6 बार चलाएंगे, इस साइकिल को जब हम लोग 6 बार चलाएंगे तब क्या होगा, 6 मतलब टोटल 6 मतलब
6 बार साइकिल को चलाएंगे, 6 साइकिल में कितना एटीपी यूज़ होगा, 6 बार से 6 साइकिल में कितना एटीपी यूज़ होगा। अगर एक साइकिल में 3 एटीपी यूज़ हो रहा है, अगर एक साइकिल में 3 एटीपी यूज़ हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। सो 6 3 जा 18, तो टोटल 18 एटीपी का यूज़ होगा एक ग्लूकोज मोलिक्यूल बनाने में। समझे क्या बोला मैं? अगर हम लोग को एक कार्बन मोलिक्यूल्स को फिक्स करने में, एक कार्बन के मोलिक्यूल्स को फिक्स करने पे 3 एटीपी लग रहा है, एक कार्बन के मोलिक्यूल्स को फिक्स करने पे 3 एटीपी लग रहा है, टोटल हम लोग को 6 मतलब टोटल, ठीक है। तो हम लोग इसको मतलब साइकिल को 6 बार चलाएंगे, इस साइकिल को 6 बार रिपीट करेंगे तो कितना मोलिक्यूल लगेगा, 6 × 3। जब इस साइकिल को अगर एक ठो में 3 लग रहा है तो 6 × 3 मल्टीप्लाई करके कितना लगेगा, टोटल 18 एटीपी का यूज़ होगा। टोटल कितना, 18 एटीपी लगेगा एक मोलिक्यूल बनाने में, एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल बनाने में 18 एटीपी लगेंगे। और कितना एटीपी लगेगा, इससे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12। सो 12 एडीपी NADPH का मोलिक्यूल लगेगा। सो आप समझ रहे होंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो एक एटीपी बनाने में, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने पे 3 एटीपी लग रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में 3 एटीपी लग रहा है और 2 NADPH लग रहा है। तो हम लोग को 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 6 बार चलाएंगे साइकिल को तो कितना लगेगा। अब इस साइकिल को 6 बार चलाएंगे, सो 6 × 3 मतलब मल्टीप्लाई कर दो भाई 3 से 6 को, सो 6 3 जा 18, टोटल 18 एटीपी लगेंगे अगर 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे। और कितना NADPH लगेगा, 12 NADPH लगेगा। कितना NADPH लगेगा, टोटल 12 NADPH लगेगा। तो समझ गए होंगे आप कि कितना मतलब मोलिक्यूल लगता है। तो टोटल हम जब साइकिल को 6 बार रिपीट करेंगे, साइकिल को 6 बार रिपीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, एक मोलिक्यूल बनेगा किसका, ग्लूकोज का। जब साइकिल को हम लोग 6 बार रिपीट करेंगे, साइकिल को 6 बार रिपीट करेंगे तो सिंगल मोलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज का। समझ गए बात को? साइकिल को हम लोग 6 बार रिपीट करेंगे, ठीक है, साइकिल को हम लोग 6 बार रिपीट करेंगे तो सिंगल मोलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज था। किसका, ग्लूकोज था, ग्लूकोज का। तो आप समझ गए होंगे कैसे मोलिक्यूल बन रहा है। इसको फटाक से लिखो, ठीक है, इसको तुरंत फटाक से लिखो, ठीक है, लिख लिए। तो इस लेक्चर में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे अभी, ठीक है, और आगे नहीं पढ़ेंगे। इतना ही आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो C3 साइकिल को, केल्विन साइकिल को अच्छे से आप इसको पढ़ो समझो, ठीक है। कैसे मतलब केल्विन साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, पर्टिकुलर केल्विन साइकिल क्या है, कैसे इस स्टेप है इसका, कौन कौन सा एंजाइम लग रहा है, कौन कौन सा इसमें एसिड है, मोलिक्यूल्स, सबको क्लियर करो। और आप समझना कि एक केल्विन से एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल बनाने में, एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल बनाने में टोटल 6 बार साइकिल को चलाना पड़ेगा। एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल बनाने में 6 बार साइकिल को चलाना पड़ेगा तो बनेगा एक ग्लूकोज मोलिक्यूल। इसी को बोलते हैं केल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं केल्विन साइकिल। समझ गए? ये था पूरा आपका केल्विन साइकिल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। राधे राधे।